Hello, my dear students. I would like to welcome you all to Unacademy 9 and 10. And today we are going to complete the chapter Agriculture. I've already covered the first part. तो आज ये second part है chapter का. I am Rashmi Singh, your teacher. RSYT is my code. I am teaching you all live from Kota, Rajasthan. तो पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड क्रॉपिंग पैटर्न ये दो चीज़ें कवर करी थी. आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे मेजर क्रॉप्स से. तो इंडिया के अंदर बहुत सारे तरह के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं बच्चों. वी हैव फूड ग्रेन्स, फूड क्रॉप्स ऑल्सो, एंड वी हैव नॉन फूड क्रॉप्स ऑल्सो, जैसे कि फाइबर क्रॉप्स वगैरह भी होते हैं. In this particular lecture, we are going to dive deeper into each of it and एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताते हुए चलूंगी. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ज्वार, बाजरा, रागी, गेहूं, ये सब आपने इनके बारे में ज़रूर सुना होगा. आज कैसे इनकी खेती की जाती है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले है मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया में फूड ग्रेन्स. फूड ग्रेन्स कौन से ग्रो होते हैं आप सबको पता होगा. राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, पल्सेस होते हैं. ठीक है, नॉन फूड ग्रेन की अगर हम बात करें तो शुगर केन है, ऑयल सीड्स हैं, टी, कॉफी, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हैं जिसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं. ठीक है, देन वी हैव सम नॉन फूड क्रॉप्स जिसके अंदर रबर क्रॉप्स आता है जो कि इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करता है. जितने भी व्हीकल्स के टायर्स वगैरह होते हैं रबर से ही बने होते हैं एंड दीज आर यूज्ड इन मैनी अदर इंडस्ट्रीज एज वेल. फाइबर क्रॉप्स होते हैं जूट, कॉटन, सिल्क, हेम्प, जिससे हमें कोई ना कोई तरीके का फैब्रिक बनाने का के लिए रॉ मटेरियल की तरह ये यूज होता है. ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक काफी कुछ क्लियर है बच्चों. अब बढ़ते हैं आगे. जो इंडिया का फर्स्ट स्टेपल क्रॉप है दैट इज राइस. ठीक है, राइस फर्स्ट स्टेपल क्रॉप है. ये आपको बिल्कुल याद रखना है. कभी कभी 1 मार्क में या एमसीक्यूज में ये जरूर पीछे पूछा जाता है. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया विच मीन्स कि हमारे इंडिया के जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, वो मोस्टली अपने दिन भर का जो 3 टाइम का खाना होता है उसमें मेजरली राइस खाते ही खाते हैं. इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का आफ्टर चाइना. चाइना के बाद हम सेकेंड नंबर पे आते हैं. एंड राइस हमारा एक खरीफ क्रॉप है. कौन सा क्रॉप है? खरीफ क्रॉप. खरीफ में आर और एफ वर्ड आता है, मतलब रेनफॉल. बहुत सारा पानी चाहिए होता है राइस को. अगर आप में से कभी किसी ने अपनी मम्मी को किचन के अंदर वो जो सिपरी होती है, तसला होता है, उसमें खाना बनाते हुए देखा है, चावल बनाते हुए देखा है, तो ज़रूर देखा होगा कि सबसे पहले चावल को पानी में सोक करके रखती है मम्मी थोड़े टाइम के लिए. उसके बाद भगोने में पानी अच्छे से जब उबाल मारता है उसके बाद हम उसमें वी ऐड चावल. राइट, मतलब राइस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर वाइल कुकिंग एज वेल. तो ऐसे ही राइस को ग्रो करने के लिए भी बहुत सारा पानी जो है वो चाहिए होता है. अगर हम रेनफॉल की बात करें तो अबव 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए. टेम्परेचर की भी अगर हम बात करें तो अबव 25 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर चाहिए. ठीक है, ऑन द अदर हैंड बच्चा, अगर आप देखोगे, बात करोगे कि मैप इंडिया में कहाँ कहाँ ये ग्रो होता है, तो ये आप याद रख सकते हो. कोस्टल प्लेन्स, नदर्न प्लेन्स एंड गैंगेटिक प्लेन्स, CNG. ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये जो हमारा जितना भी नदर्न प्लेन्स वाला जोन है, ठीक है, यहाँ पे आसाम में ये ग्रो होता है. ये जितने भी कोस्टल प्लेन्स हैं इन सब जगहों पर ये ग्रो होता है. देन यहाँ पर जो गुजरात प्लेन्स हैं यहाँ पर भी आप देखोगे कि जो राइस है वो ग्रो करता है. वैसे इस मैप के अंदर RRR से जो भी दिखाया गया दैट इज राइस. ठीक है, ये सारा राइस के बारे में आपको दिखाया जा रहा है. Okay, now let us come to the second staple crop. Second most important crop is wheat. ठीक है, तो गेहूं भाई, अगेन जैसे तुम रोटी बनाते हो वैसे ही गेहूं उगाते भी हो. ठीक है, तो गेहूं को सबसे पहले तो गेहूं का आटा बनाना पड़ता है और आटे को गूंदना पड़ता है. गूंदते हमेशा ठंडे पानी से हैं, जिसका मतलब ये है कि इनिशियली जब हम वीट को ग्रो कर रहे होते हैं तो इनिशियली उसको बहुत ही कूल टाइप का वेदर चाहिए होता है. ठीक है, सो इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप, स्टेपल फूड फॉर मेनी ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स. जैसे कि आपको पता ही होगा यार कि दाल बाटी है ना, ये खाई जाती है. बाटी जो है वो राजस्थान के अंदर बनती तो गेहूं से ही है. छोले भटूरे खाए जाते हैं पंजाब में, तो वो भी भाई भटूरे हों या मक्के दी साग, सरसों दी रोटी वोटी जो है ना, वो सब मतलब मोस्टली नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स के अंदर हम खाते हैं. ठीक है, रबी क्रॉप है हमारा जो वीट है वो रबी क्रॉप है, मतलब ये विंटर क्रॉप है.
W फॉर वीट, W फॉर विंटर, ऐसे याद रखो। विंटर्स में हम लगाते हैं, मतलब अभी वाला जो टाइम है ना, अक्टूबर वगैरह के दौरान हम इसकी फसल को बोते हैं और दिसंबर जनवरी तक हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसको चाहिए कूल टेम्परेचर, 10 to 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए बेटा एट द टाइम ऑफ ग्रोइंग। और जब हम हार्वेस्ट करते हैं, रोटी कैसे मम्मी निकालती है तवे से, बिल्कुल हाई फ्लेम करती है, रोटी को रखती है, रोटी बिल्कुल सिक जाता है ना, फूल जाता है। ऐसे ही वीट के जो दाने होते हैं उसको फूलने के लिए आपको हार्वेस्टिंग के टाइम पर, राइपनिंग के लिए टेम्परेचर हाई चाहिए। मतलब तब हमें टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस चाहिए। पानी इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, 50 to 75 सेंटीमीटर ही हमें वाटर चाहिए होता है, ठीक है। राइस में 100 से भी ज़्यादा सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, लेकिन वीट में कम पानी चाहिए। तुम देखो ना, जब हम चावल बनाते हैं पानी ज़्यादा लगता है ना, आटा गूंथते हो तो ऐसे थोड़ी है 1 कटोरी में 2 कटोरी पानी थोड़ी डाल दोगे बेटा, तब थोड़ी आपका रोटी बन पाएगा। तो वीट में आपको पानी कम चाहिए, 50 to 75 सेंटीमीटर, राइस में अबव 100 सेंटीमीटर, ठीक है। गंगा सतलज प्लेन में ये उगता है। गंगा सतलज प्लेन मतलब ये वाला जो जोन है तुम्हारा, यहाँ पर हम वीट उगा रहे होते हैं। देन डक्कन एंड डक्कन वाला जो जोन है, यहाँ पर भी तुमको वीट देखने को मिलता है। वैसे ये मैप आपके एनसीईआरटी की बुक में जो मैप दे रखा है हमें वही फॉलो करना है, ठीक है। मिलेट्स क्या होते हैं? मिलेट्स को बोलते हैं ऐसे कोअर्स ग्रेन, ठीक है, कोअर्स ग्रेन या फिर मोटा अनाज हिंदी में बोलते हैं। मोटा क्यों बोलते हैं? ये कोअर्स होता है, इसको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए इसको मोटा अनाज कहा जाता है, कोअर्स ग्रेन कहा जाता है। क्यों डाइजेस्ट होने में इतना टाइम लगता है मैम? क्योंकि बेटा इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, दे हैव गॉट हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसीलिए इसको डाइजेस्ट होने में बहुत लंबा समय लगता है, ठीक है। सो मिलेट्स जो हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट मिलेट हैं इंडिया के अंदर। इस बार तो मतलब मिलेट ईयर भी डिक्लेयर कर दिया गया है ना, हमारे देश के अंदर हम मिलेट ईयर मना रहे हैं। मिलेट्स आर लाइक वंडर क्रॉप्स आई वुड से, बिकॉज दे हैव सच अ हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। इनको उगाने में भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। दे आर रेन फेड क्रॉप, मतलब थोड़ी बहुत भी बारिश होगी वो उग जाएंगे और हर तरीके के सॉइल पे हो जाते हैं। दैट इज वाई दे आर वंडर क्रॉप्स, ओके। सो मिलेट्स आर कोअर्स ग्रेन विद हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप जो है हमारे इंडिया का है वो है ज्वार, यानी कि राइस है फर्स्ट, फिर है वीट एंड देन वी हैव ज्वार, ठीक है। ये मोस्टली रेनफेड एरियाज में ग्रो हो जाते हैं, मतलब जहाँ पे थोड़ी बहुत भी बारिश होगी ना बच्चों, वहाँ पर मिलेट्स इजीली ग्रो किया जा सकता है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन सारे एरियाज में आपको ये ग्रो होते हुए देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ना मैं आपको भी फटाफट से बता देती हूँ कैसे आपको स्टेट्स याद रखना है। रागी जो है ना वो सर्वगुण संपन्न है, ठीक है। इसके अंदर मतलब सब कुछ मिलेगा तुमको, एक एक करके जब हम अभी यहाँ पढ़ेंगे तो तुमको बताऊंगी। सबसे पहले है हमारा बाजरा एंड रागी। रागी इज न्यूट्रिटिव सीरियल कंज्यूम्ड इन सम पॉकेट्स ऑफ इंडिया, ग्रोज इन ड्राई रीजन्स विद रेड, ब्लैक, sandy, loamy and even shallow black soil and it is high in all kinds of nutrition. इसमें कैल्शियम भी है, it is rich in fiber also, it is rich in roughage also, इसमें बहुत सारा प्रोटीन भी है। सो इट इज़ लाइक सर्वगुण संपन्न और किसी भी सॉइल पे ग्रो कर जा रही है, इसका कोई नाटक नहीं है रागी का, ठीक है। तो रागी किसी भी सॉइल पे ग्रो कर जाती है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू है, कोई नाटक नहीं है, इसलिए कर्नाटका इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। बाजरा, बाजरे दा सिट्टा, सुना होगा तुमने ये गाना, है ना। तो बाजरा इज एन इम्पॉर्टेंट सीरियल फॉर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और गाना भी ना थोड़ा ऐसा हरियाणा वाला गाना है ना। तो बाजरा जो है वो RA से एंड होता है और सबसे ज़्यादा ग्रो होता है RA से, जो हमारा स्टेट स्टार्ट होता है राजस्थान में, ठीक है। सो राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट बाजरा का। देन वी हैव गॉट ज्वार, ज्वार का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है महाराष्ट्र, ठीक है। मेज पे आ जाते हैं। मेज जो है ना उसको ब्रिटेन में कॉर्न कहा जाता है, ठीक है। USA में इसको मेज कहा जाता है दोनों एक ही, और अपने इंडिया में कहते हैं हम इसको मक्का, ठीक है। या फिर बारिश के दिनों में अगर तुम देखते होगे तो रोड के सामने ऐसे अच्छे से सेक कर आपको बेच रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं भुट्टा,
राइट तो अपने इंडियन लैंग्वेज में वी कॉल इट मक्का, भुट्टा, वटेवर। ब्रिटेन में कॉर्न और यूएसए में इसको मेज कहते हैं। तो ये क्रॉप भी बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है हमारे इंडिया के लिए, और ये फॉडर की तरह यूज़ होता है। आपको पता है हमारे देश में मिक्स्ड फार्मिंग कितनी की जाती है, मतलब एक ही जगह पे हम गाय भैंस भी पाल रहे हैं एंड हम खेत भी मतलब दूसरे ग्रेन्स भी उगा रहे हैं, तो फॉडर की तरह ये यूज़ होता है। ये एक खरीफ क्रॉप है, हो भी क्यों ना भाई, बारिश के दिनों में ही तो खाते हो ना, बट भुट्टा नहीं खाते, तो बारिश का दिनों वाला क्रॉपिंग सीजन कौन सा है, खरीफ है। ठीक है, इसको 21 से 21 डिग्री टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है बेटा। लेकिन ये ना रबी क्रॉप की भी तरह ग्रो करता है बिहार वगैरह में। अगर आप बिहार वगैरह में देखोगे तो वहाँ पे ठंड के समय में मेज जो है वो ग्रो किया जाता है। इसको 50 से 100 सेंटीमीटर का इरीगेशन फैसिलिटी चाहिए, और आजकल ना इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत इंप्रूव कर दी गई है। HYV सीड्स आने लग गए हैं, तुम सुनते होगे स्वीट कॉर्न, तो हाइब्रिड सीड्स भी आने लग गए हैं, जिससे कॉर्न की जेनेटिक जो भी है उसमें चेंजेस किए गए हैं, और वो बहुत ही अलग अलग टेस्ट भी आपको मिलने लग गया आज के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट है पल्सेस। भाई पल्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियंस के लिए, बहुत ज़्यादा। पता है क्यों? क्योंकि पल्सेस आर द ओनली सोर्स ऑफ प्रोटीन इन द वेजिटेरियन डाइट। इंडिया के अंदर इतने सारे लोग वेजिटेरियन हैं, और हमारे यहाँ पे क्योंकि हम नॉन वेजिटेरियन फूड कम खाते हैं या बहुत ज़्यादा नहीं खाते मैक्सिमम लोग, तो इसीलिए क्या होता है, पल्सेस से सारा प्रोटीन का रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है। दैट्स वाई इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस ऑल्सो एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑल्सो। मतलब हम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी करते हैं, कंज्यूम भी करते हैं। ठीक है, MP, UP, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। तुमने दाल ढोकली सुनी होगी, दाल बाटी सुना होगा, ये सब कहाँ पे मतलब खाया जाता है? वो डिश मोस्टली आप MP में देखोगे दाल ढोकली बनती है, क्योंकि वहाँ पे दाल बहुत ज़्यादा होती है। साउथ में चले जाओ, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, राइस की रेसिपीज ज़्यादा होती है, डोसा, उत्तपम, इडली, क्योंकि उधर राइस रीजनली ग्रो होता है। ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है बच्चों। यहाँ पे जो हमारे पल्सेस होते हैं उनको बहुत मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं है, तभी तो राजस्थान, UP, MP कहीं पे भी ग्रो हो जा रहा है ना, जो थोड़े ड्राई स्टेट्स हैं, और ये सर्वाइव कर जाते हैं ड्राई कंडीशन में। रोटेशन में इसको हमें ग्रो करना पड़ता है, क्योंकि इनके रूट्स में लेग्यूमिनस बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसीलिए इसको लेग्यूमिनस क्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, एंड इसको हम हमेशा ही मिक्स करके ग्रो करते हैं दूसरे क्रॉप्स के साथ। ठीक है, सो ये अरहर को छोड़ करके बाकी सारे हमारे क्रॉप्स जो होते हैं वो लेग्यूमिनस क्रॉप होते हैं। अब देखो बच्चों, अगर हम बात करें ना हमारे पल्सेस में खरीफ और रबी की, तो ना पल्सेस में जो खरीफ वाले क्रॉप है, मतलब बारिश में जो लगाए जाएंगे, वो है अरहर, उड़द, मूंग और हॉर्स ग्राम। ठीक है, और जो विंटर्स में लगाए जाएंगे वो होंगे लेंटिल्स, ग्राम, पीज एंड चिकपीज। जो चने होते हैं, ठीक है, पीज मटर होता है, ग्राम ब्लैक वाले चने होते हैं, ये छोले होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग इसमें भी हमारे मतलब पूरे साल कोई ना कोई तरह की दाल जो है वो उगाई जाती है, और दाल की इतनी सारी वैरायटी भी होती है। आई थिंक किचन में सबसे टफ इन दालों को पहचानना ही होता है। ठीक है, अगर आप ये पहचानने लग गए मतलब आप एक्सपर्ट हो चुके हो किचन में। नेक्स्ट कम्स शुगर केन, है ना। इंडियंस जो है ना, दे हैव गॉट द स्वीट टूथ, मीठा बहुत पसंद है। लड्डू हो वो, या पुआ हो, या कोई भी जलेबी हो, भाई मीठा तो हम खाएंगे, है ना। तो सारा का सारा मीठा कहाँ से आता है भाई? शुगर केन से। वैसे देखो आजकल बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, लाइक जो खजूर होता है, डेट्स होते हैं, उसकी भी शुगर मिलते हैं आपको, उसका भी व्हाट इज उसको भी यूज़ किया जाता है ऑल्टरनेटिव ऑफ शुगर केन, बिकॉज शुगर से कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी तो होते ही है ना। जैगरी यूज़ किया जाता है, जैगरी इज मेड विद द शुगर केन ओनली, शुगर केन से ही बनता है। ठीक है, सो शुगर केन जो है इट इज द सोर्स ऑफ शुगर। मोलासिस, जैगरी, खंदसारी। मोलासिस क्या होते हैं? जेली के जैसे होते हैं। जैगरी गुड़ होता है, और खंदसारी जो होता है ना वो ब्राउन कलर का होता है, शक्कर से थोड़ा और महीन होता है। ठीक है ना, अगर हम बात करें इसके रेनफॉल कितना चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, टेम्परेचर सेम एज मेज 21 से 27 डिग्री। बारिश की अगर हम बात करें तो 75 से 100। देखो वीट को चाहिए था 50 से 75, ठीक है, शुगर केन को चाहिए 75 से 100, और राइस को चाहिए ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर। याद रहेगा, वीट, शुगर, राइस। ठीक है, 50 से 75, 75 से 100, 100 से अबव।
फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग रिक्वायर्स मैनुअल लेबर। गन्ने की खेत में बहुत सारा मैनुअल लेबर चाहिए और इसको ऑलमोस्ट 1 ईयर लगता है ग्रो करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा ग्लूकोज है ना, तो वो रोज ऐसे एक एक इंच ऐसे करके बढ़ता है, तो उसको लगभग 1 साल लग जाता है, ठीक है, पूरे ग्रो होने में। और सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है यूपी के अंदर शुगर केन। सबसे ज्यादा शुगर इंडस्ट्रीज भी आपको यूपी के अंदर ही मिलेंगी, आजकल साउथ में भी शिफ्ट होने लग गई हैं। देन कम्स ऑयल सीड्स। भाई हम तो अगेन जैसे इंडियंस मीठा खाने के शौकीन होते हैं, ऐसे ही तल तल के चीज़ें खाते हैं हम, भले वो चिप्स हो, भले वो समोसा हो, भले वो जलेबी हो, है ना, लाइक पकौड़े हो, हम सब कुछ तल तल के खाते हैं, तो इतना सारा ऑयल भी तो लगेगा ना। तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो पूरे 100% क्रॉप्ड एरिया में से 12% पे तो हम ऑयल सीड्स ही उगा रहे हैं, ठीक है। कुकिंग मीडियम के लिए यूज होता है। जितनी भी सब्जी बनती है बिना तेल के बनाते हैं क्या हम? चलो इसी बात में मुझे बताओ, तुम्हारे घर में कौन सा तेल यूज होता है? मेरे घर में तो सरसों का तेल यूज होता है, ठीक है। देन सोप्स, कॉस्मेटिक्स, ऑइंटमेंट में भी ऑयल यूज होता है, वहां पे भी ऑयल सीड्स के थ्रू ही आपको ये मिलने वाला है। इंडियन रैंक्स अमंग द टॉप 5 प्रोड्यूसर्स ऑफ द ऑयल सीड्स। हम टॉप 5 प्रोड्यूसर में आते हैं। ग्राउंड नट जो है वो एक खरीफ क्रॉप है। ग्राउंड नट स्टार्ट्स विथ जी। सबसे ज्यादा ये ग्रो होता है गुजरात में। ग्राउंड नट इज नथिंग बट मूंगफली, जिसको हम गुजरात के अंदर सिंगदाना भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा गुजरात में प्रोड्यूस होता है। पीनट भी कहते हैं इसको, तो उसका तेल जो है वो भी यूज होता है बहुत सारे लोगों के घर में। सबसे बड़ा स्टेट जो ग्राउंडनट प्रोड्यूस कर रहा है वो है गुजरात, राजस्थान एंड तमिलनाडु। सेसमे सीड्स जो हैं वो भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बच्चों आपको पता ही होगा, तिल का तेल, है ना। देन कैस्टर सीड्स, लिनसीड, ये सब यूज होते हैं। कैस्टर सीड्स आर ये अलसी का तेल, ठीक है। लिनसीड पता नहीं क्या होता है। सो वी हैव ऑल दीज। नहीं, कैस्टर सीड्स आर बेसिकली एक ऐसे कांटे कांटे जैसा आता है फ्रूट, उसका तेल होता है, ठीक है। एंड जो लिनसीड होती है वो ये होता है, दिस इज कॉल्ड फ्लैक्स सीड भी इसको कहते हैं, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अलसी, अलसी का तेल, ठीक है। लिनसीड जो है वो भी यूज होता है। ओके तो अगर हम देखें ऑयल सीड्स, वी हैव ग्राउंड नट यानी मूंगफली का तेल, मस्टर्ड यानी सरसों का तेल, ये जो है ये आपका रबी क्रॉप है, पंजाब में सरसों के खेत लहलहाते हैं। कोकोनट जो है वो केरला वगैरह में कोकोनट के ऑयल में ही खाना कुक किया जाता है। सिसमे मतलब तिल का तेल। सोयाबीन मतलब बेटा ये सोए होते हैं जो है ना, अभी हमने देखा था, इसको हिंदी में लोबिया भी कहते हैं, वाइट वाइट कलर के होते हैं, राजमा के जैसे। कैस्टर अभी आपको बताया, अरंडी का तेल इसको बोलते हैं। कॉटन सीड जो होते हैं उससे भी तेल निकलता है। लिनसीड इज अलसी। एंड सनफ्लावर ऑयल, वो भी तुमने सुना ही होगा, सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल जो है काफी सारे घरों में यूज होता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो ये सनफ्लावर के सीड्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये है सोए, सोयाबीन जो मैंने बोला ना ये वो है, दिस इज लिनसीड, ठीक है। ये कौन सा सीड है यार? ये सेसमे है शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है। तो वो चलो तुम ये तो घर पे भी थोड़े अपने घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए, वो आपको जरूर बताएंगे। देन कम्स टी। हाउ मेनी ऑफ यू आर टी लवर? मतलब हम इंडियंस, आई थिंक इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पीने वाला पिया जाने वाला जो बेवरेज है वो टी ही है। टी में भी आजकल बहुत वैरायटी आ चुकी है, ब्लैक टी, ग्रीन टी, बट हमें तो भैया वो दूध वाली चाय ही पसंद आती है, ठीक है। तो ये एक बेवरेज क्रॉप है जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। 2018 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाय का आफ्टर चाइना, एंड हम आई थिंक बहुत ज़्यादा कंज्यूम भी करते होंगे। ये चाय जो होती है वो वार्म, मॉइस्ट, फ्रॉस्ट फ्री, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो होता है। अब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्या होता है? देखो शुगर केन के टाइम पे भी हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप। थोड़ा इंडिया का मैप ऐसा बन गया है, आई एम सो सॉरी, लेट मी करेक्ट इट वंस। ठीक है, तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे देश को दो भाग में विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, कुछ ज्यादा ही हिंदी हो गई, ठीक है। तो हम बच्चों ये वाला जो जोन है इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, ठीक है, और जो नीचे वाला जोन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों ही क्रॉप है, मतलब आपको असम वगैरह में भी ग्रो होने को दिखेगा, और इधर जो नीलगिरी हिल्स है वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही शुगर केन की बात करें, सबसे ज्यादा ग्रो होता है यूपी में, बट आजकल साउथ में भी शुगर केन बहुत ग्रो होने लग गया है, ठीक है। सो इट इज अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप।
एंड इसके लिए हमें डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। डीप फर्टाइल का मतलब क्या होता है, फर्टाइल है, ठीक है, लेयर अच्छी खासी है। वेल ड्रेन्ड सॉइल का मतलब होता है पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी जो है वो बिल्कुल ड्रेन हो जाना चाहिए, तभी ये पहाड़ी इलाकों में, हिली एरियाज में वाटर जो है वो पूरा का पूरा ड्रेन हो जाता है, तो आप वहाँ पे टी ग्रो करते हो। लेकिन यही अगर हम बात करें राइस की, राइस को ठहरा हुआ पानी चाहिए। आपने कभी देखा भी होगा राइस के जो धान के पौधे होते हैं वो पूरे पानी में डूबे रहते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे जब होते हैं, उनको स्टैग्नेंट वाटर चाहिए। दे कैन बी ग्रोन इन प्लेन्स, बट टी के लिए हमेशा हमें वेल ड्रेन्ड हमें सॉइल चाहिए। तो वेल ड्रेन्ड सॉइल आपको हिली एरियाज में मिलेगा। और हमें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड शावर्स चाहिए, मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहनी चाहिए। अब टी भी जो है ना बहुत ही लेबर वाला, मतलब बहुत लेबर इंटेंसिव प्लांटेशन इंडस्ट्री होती है टी प्लांटेशन, क्योंकि इसमें ना जो चाय के एक एक पत्ते होते हैं ना उससे चाय की क्वालिटी डिसाइड होती है, और वो एक एक पत्ते को लेबर ही तोड़ करके अलग अलग बैग्स में डाल सकता है। कोई मशीन नहीं ये काम कर सकती है कि वो गई बगीचे में और अलग अलग पत्तों को चुन लिया और तोड़ दिया। अब कहने में बहुत आसान लगता है, हमें एआई ले आएंगे और ऐसा कंप्यूटर रोबोट्स, बट एक्चुअली में वो नहीं हो सकता, ठीक है, इट विल बी वेरी कॉस्टली ऑल्सो। तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। सबसे ऊपर ऊपर के जो पत्ते होते हैं ना उससे एकदम ऐसे वाह ताज वाली चाय बनती है, फिर उससे नीचे जो थोड़े पत्ते होते हैं वो मोटे होते हैं तो उससे ब्रुक बॉन्ड बनती है। सबसे नीचे के जो पत्ते होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कैफीन होता है, सबसे मोटे होते हैं तो उससे वाघ बकरी चाय, मधुश्री चाय, वो सब बनता है, ठीक है। तो टी प्रोडक्शन में बहुत सारा अबंडेंट स्किल्ड लेबर चाहिए। एंड असम जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। टी एंड्स विद ए, असम स्टार्ट्स विद ए, ये आएगा आपके मैप के अंदर, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट कम्स कॉफ़ी। कॉफ़ी के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो हमारे देश में कॉफ़ी पहले नहीं उगाई जाती थी, ओके, लेकिन एक बाबा बुदान नाम के बाबा थे जो कि हज करने के लिए गए थे, येमन गए थे, ठीक है। वहाँ पे मोका करके एक कोस्ट है, तो वो कोस्ट से वापस आए थे, तभी वो जो कॉफ़ी उधर से लेकर आए उसका नाम मोका कॉफ़ी होता है। तो ठीक है, वो गए वहाँ पे जाकर के उन्होंने हज करते टाइम देखा कि यहाँ तो लोग यार दिन भर में 2 बार 3 बार एक बेवरेज ड्रिंक कर रहे हैं कॉफ़ी, और लोग इतने ज़्यादा मतलब उसके पीछे इतने अडिक्ट हो चुके हैं कॉफ़ी के पीछे, और उनको भी पी करके बहुत अच्छा लगा। अब कॉफ़ी के साथ ऐसा था कि आप कॉफ़ी के जो ग्रीन बीन्स होते हैं लेकर कहीं नहीं जा सकते थे येमन से। हमेशा अगर आपको कॉफ़ी दी जाएगी ले जाने के लिए रोस्टेड दी जाएगी, रोस्ट करके दी जाएगी, ताकि आप उसको उगा नहीं पाओ अपने यहाँ जा करके। लेकिन बाबा बुदान बहुत ओपी बाबा थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने बियर्ड्स में, अपने बेल्ट में, अपने कफ्स में, ऐसे करके 7 कॉफ़ी बीन्स लेकर के इंडिया आ गए, ठीक है। और इंडिया में आकर के नीलगिरी हिल्स में उन्होंने खेती करनी शुरू कर दी कॉफ़ी की, ओके। So in 2014, 3.5% of the world's total coffee was produced in India. अराबिका वैरायटी जो है वो येमन से लेकर आए थे बाबा बुदान, और उसकी नीलगिरी हिल्स में खेती करी थी, ठीक है। हमारे यहाँ की जो कॉफ़ी है बच्चों वो बेसिकली जानी जाती है इसकी अच्छी क्वालिटी के लिए, ठीक है, और सबसे ज़्यादा ग्रो होती है कर्नाटका में। आपने फिल्टर कॉफ़ी सुना होगा, वो कर्नाटका में लोग पीते भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे इधर चाय पीते हैं ना वैसे उधर कॉफ़ी पीते हैं। देन कम्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर मतलब जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब भाई इंडिया में वेजिटेबल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, है ना, बच्चे परेशान रहते हैं, मम्मियाँ कभी लौकी खिला रही है, कभी टिंडे खिला रही है, कभी कद्दू खिला रही है ना, कभी वो बैगन। तुम्हारा फेवरेट वेजिटेबल क्या है मुझे बताओ। भिंडी, गोभी, गोभी भी भाई इतनी तरह तरह की है हमारे देश के अंदर। अगर हम बात करें सैलिड्स में ही तो खीरे हैं, मूली है ना, देन यू हैव बीट रूट ऑल्सो, गाजर ऑल्सो, देयर आर सो मेनी वैरायटी। तो हमारे इंडिया में बहुत सारा फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रो होता है। एंड अगेन हम चाइना से 2nd नंबर पे हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस अप्रॉक्सीमेटली 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल। पोटैटो, ब्रिंजल, कैबेज, टमाटो, अनियन, कॉलीफ्लावर, पी, ये सब हमारे इंडिया में ग्रो होता है। पोटैटो तो इंडिया में था भी नहीं, पोटैटो तो अमेरिका से आया था इंडिया, लेकिन अब तो लग रहा है वो पूरा इंडियन ही हो चुका है पोटैटो, हम जितना पोटैटो खाते हैं, ठीक है। अब अगर फ्रूट्स की बात करें, मैंगोज की बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलती है इंडिया में। जैसे महाराष्ट्र का अल्फांसो आम आप सुनते होंगे। आपके स्टेट का कौन सा आम बहुत ज़्यादा फेमस है बताओ मुझे। दशहरी आम है ना, देन तोतापुरी, और पता नहीं कितने सारे, मालदा आम, इतने सारे आम वैरायटी यहाँ पे मिलती है। ऑरेंजेस में सबसे ज़्यादा ऑरेंज ग्रो होता है नागपुर में। नागपुर को बोलते भी ऑरेंज सिटी है, ठीक है। इसके अलावा चेरापूंजी में भी होता है। बनानास केरला। शार्क टैंक में आपने देखा होगा
केरला की कंपनी आई थी, वो बनाना चिप्स बना के बेचती थी। केरला में सबसे ज़्यादा बनानास होते हैं, ठीक है। उसके अलावा मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में भी होते हैं। लीची सबसे ज़्यादा होता है अपना यूपी और बिहार में। मुजफ्फरपुर नाम का एक जगह है, वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। पाइनएप्पल्स मेघालय में। ग्रेप्स जो है वो नासिक में होते हैं सबसे ज़्यादा, आंध्र प्रदेश, नासिक, तेलंगाना, महाराष्ट्र। एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट, वॉलनट, कश्मीरी सेब सभी को पता है ना, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर आपको अखरोट और ये सारी चीज़ें ग्रो होते हुए दिखती हैं। नाउ लेट अस कम टू द नॉन फूड क्रॉप्स, ठीक है। अब हमारे पास वो क्रॉप्स हैं जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल की तरह यूज होंगे। सबसे पहला आता है बेटा रबर। तो रबर जो है ना वो एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। मतलब अगेन मैं इंडिया का हल्का सा पोर्शन ड्रॉ करती हूँ। आपको पता है हमारा इंडिया जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर 0 डिग्री पे अपना इक्वेटर है। तो इक्वेटर के बहुत पास है अपना केरला। तो सबसे ज्यादा हमारा रबर ग्रो होगा केरला के अंदर, ठीक है। और ये रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। MRF टायर तुमने सुना होगा, CR टायर सुना होगा, पोलो टायर सुना होगा, ये सब रबर ही यूज करते हैं। इसको 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। रेनफॉल चाहिए अबव 200। इक्वेटोरियल है और बहुत सारा बारिश का पानी चाहिए। केरला में तो बारिश आ भी बहुत जल्दी जाती है ना, 1 जून को ही आ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर ग्रो होता है। अब तुम बोलोगे मैम मेघालय में भी तो बहुत बारिश होती है। हाँ होती है ना, वहां पर भी हम उगाते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा रबर ग्रो होता है हमारे केरला में, क्योंकि इक्वेटर के पास है ना। वैसे मेघालय में भी होता है, देखो तुम, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इन सब, एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। गारो खासी जयंतिया हिल्स है ना, उसमें गारो हिल्स में भी ग्रो होता है। इट इज ग्रोन इन इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एरियाज। इट नीड्स मॉइस्ट ह्यूमिड क्लाइमेट विद हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर अबव 25, रेनफॉल 200 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट केरला। ऐसे ही जूट का सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वेस्ट बंगाल। मतलब I can not actually deny that jute is also a wonder crop just like millets, because जूट एक ऐसे क्रॉप है जिसपे ज्यादा मेहनत लगती नहीं है। और जूट का हर पार्ट, रूट हो, शूट हो, उसका स्टेम हो, उसके पत्ते हो, एवरीथिंग इज सोल्ड। सब कुछ बेचा जाता है और उससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। लेकिन जूट को ना इतना ज़्यादा एनकरेजमेंट ही नहीं मिल रहा, इसीलिए तो गवर्नमेंट जूट पॉलिसीज भी लेकर आ रही है। जूट की जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, प्लास्टिक के बैग्स और ये सब यूज़ करने लग गए हैं। प्लास्टिक के जो सैक्स होते हैं, एक्चुअली में जूट का बोरी सबसे ज़्यादा पहले यूज़ किया जाता था, जो कि अच्छा भी था एनवायरनमेंट के लिए। बट आजकल उसको कम एनकरेजमेंट मिल रहा है ना, मतलब बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है जूट को। जूट को गोल्डन फाइबर बोला जाता है। कभी भी रस्सी तुमने देखी होगी गोल्डन कलर की दिखती है ना घरों के अंदर, कभी कभी तुमने देखी होगी, वो जूट से ही बनी हुई होती है, ठीक है। गनी बैग्स, कारपेट, रोप बनाने के काम आती है। इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए बेटा और बहुत फर्टाइल सॉइल चाहिए, ठीक है। अच्छा खासा बारिश भी चाहिए, गर्मी भी चाहिए, मतलब टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए, बारिश भी ज़्यादा होनी चाहिए। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, बट इसके अलावा बिहार, असम, उड़ीसा में भी होता है। इट इज़ लूजिंग द मार्केट ड्यू टू हाई कॉस्ट इन सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स की वजह से आजकल जूट की इतनी डिमांड मार्केट में नहीं रह गई है, विच इज़ नॉट राइट। ओके, नाउ कॉटन। ये भाई एकदम अपना इंडियन क्रॉप है, ठीक है। इंडियन क्रॉप क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसने सबसे पहले कॉटन की खेती करनी शुरू की, जिसने सबसे पहले कॉटन से ऐसे फाइबर बनाया, उससे फैब्रिक बनाया। और कॉटन इंडस्ट्री अपने आप में मतलब एक कंप्लीट इंडस्ट्री है, ठीक है। इट्स कंप्लीट इन वैल्यू चेन, मतलब हर स्टेज पे जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है ना, सब कुछ मार्केट में बेच सकते हो तुम। भले वो यार्न हो, मतलब धागा हो, या धागा से बनाया हुआ फैब्रिक हो, फिर फैब्रिक से बनाया हुआ गारमेंट हो। सो इट इज कंप्लीट इन वैल्यू चेन, ओके। सो इंडिया इज द नेटिव होम ऑफ, मैंने बोला ना अपने देश का क्रॉप है, देशी है कॉटन, क्योंकि हम ही लोगों ने सबसे पहले इसको ग्रो किया था। चाइना से हम अब सेकंड नंबर पे आते हैं, मतलब चाइना अब सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है। सो थ्रू आउट द चैप्टर यू मस्ट हैव सीन, हम सब में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। China is the first largest producer, maybe because they are using a lot of chemicals, technology, everything, okay, and they have got a large area also. Requires black soil, high temperature, light moisture and 210 frost free days. देखो ये जो कॉटन के फ्लावर्स होते हैं ना, अगर इस पे फ्रॉस्ट आ गया, फ्रॉस्ट मतलब क्या होता है, ओस,
अगर फ्रॉस्ट आ गया ना तो ये फसल खराब हो जाएगी, ऊपर अगर पानी आ गया तो खराब हो गया ना फसल, इसलिए इसको 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए बेटा। एंड ये एक खरीफ क्रॉप है, मच्योर्स हो जाता है 6 to 8 मंथ में, मतलब हम लोग बारिश के टाइम पे इसको बोएंगे और 6-8 महीने के बाद गर्मी के टाइम पर ये मच्योर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ग्रो होता है महाराष्ट्र में, पहले गुजरात में होता था बट अभी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कॉटन ग्रो होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है बेटा। नाउ कम्स अदर फाइबर क्रॉप्स, हमारे पास दूसरे भी कई फाइबर क्रॉप्स हैं, जैसे कि हेम्प है। हेम्प क्या होता है, जैसे नारियल के ऊपर वाली जो खाल होती है ना, उसके जैसा ये क्रॉप होता है, जो अगेन जूट के जैसे बैग्स वगैरह बनाने के लिए काम आता है, रस्सी बनाने के लिए काम आता है। नेचुरल सिल्क आपको पता ही है, सिल्क वर्म से हम रेयर करते हैं। हेम्प फाइबर क्रॉप है, साइंटिफिकली इसको कैनबिस सैटिवा कहा जाता है। ये देखो हेम्प का प्लांट है, ठीक है। सिल्क जो है ककून से निकलता है सिल्क वर्म के, रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म को हम सेरिकल्चर कहते हैं, बहुत ही सिंपल है। Not all silk comes from the same mulberry silkworm. There are many varieties. हमें लगता है ना मलबरी सिल्कवर्म से ही हमेशा मिलता होगा, बट ऐसा नहीं है। देखो, तस्सर सिल्क फ्रॉम सिल्कवर्म्स दैट बिलोंग टू एंथ्रेरिया जेनस ऑफ मॉथ्स, मूगा सिल्क, एंथ्रेरिया एसमीज, अलग अलग जो है हमारे पास वर्म्स है जिनसे अलग अलग तरह का सिल्क मिलता है। नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे डायरेक्टली 5 मार्क का क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि हमारे देश में जो किसान है वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है खेती करके, बहुत अमीर भी नहीं है। ऑल्दो हम लोग एक कृषि प्रधान देश है, मतलब वी आर एन एग्रीकल्चरल कंट्री, बट एग्रीकल्चर इज नॉट डूइंग दैट वेल इन आवर कंट्री, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है और हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, आ जाओ अब ये पढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक। Okay, so India is the agricultural nation since ancient times. Like 2/3 of the people are engaged in agriculture, which is like around 66% of the workforce is engaged in agriculture somehow. Sustained use of land and old methods have stalled the development. जो हमारा ज़मीन है ना, एक तो फिक्स्ड है ज़मीन जो है वो, बेसिकली हमारे पास जो एग्रीकल्चरल लैंड है बहुत फिक्स्ड है। एग्रीकल्चरल लैंड कभी भी एक्सपैंड नहीं हो रहा, एक्सपैंड हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो इनफैक्ट खेत भी जो है ना वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज बनने लग गए हैं। सो एग्रीकल्चरल लैंड बहुत फिक्स्ड है और उसी ज़मीन पर बार बार हम खेती कर रहे हैं, तो उसकी फर्टिलिटी भी जो है वो कम हो रही है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं बेटा खेती करने में, ठीक है। सो क्या क्या चैलेंजेस हैं? मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन मॉनसून, देख रहे हो बारिश, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। जो ज़मीन है वो बहुत ही फ्रैगमेंटेड हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, मतलब पिताजी की ज़मीन बच्चों को, बच्चों की ज़मीन उनके बच्चों को, ऐसे जब हम ट्रांसफ़र करते जाते हैं तो लैंड होल्डिंग्स का साइज़ इकोनॉमिकली बहुत ही स्मॉल हो जाता है, उस पर खेती करना इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता। तो small land holdings is one of the problem. Another is lack of implementation of land reforms. So you must have been you must have studied this about zamindari system in India. ब्रिटिशर्स के ज़माने में ज़मींदारी सिस्टम होता था, ज़मींदारों के पास बहुत सारी ज़मीन होती थी, बाकी जो लोग हैं, बाकी जो छोटे किसान हैं उनके पास ज़मीन नहीं होती थी। ज़मींदारी सिस्टम जो है ना वो हटा दिया गया था, किसके बाद? आज़ादी के बाद। लेकिन अभी भी वो लैंड रिफॉर्म्स जो लाए गए ना वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुए, तो वो भी बहुत ही बड़ा एक समस्या है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों क्या स्टेप्स लिए हमने। तो सबसे पहला स्टेप जो हमने लिया है बेटा वो है डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, क्योंकि फर्स्ट प्रॉब्लम मॉनसून पे डिपेंडेंसी थी, तो अब इरिगेशन के लिए हमने कैनाल्स बनाए, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाए, ठीक है। कोऑपरेशन ऑफ अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम को हटा दिया गया, कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग किया गया है। देखो कलेक्टिवाइजेशन का मतलब है मेरे पास भी एक ज़मीन है, बगल में एक और किसान है मुरली, उसके पास भी ज़मीन है, तो रश्मि मैम और मुरली दोनों की ज़मीन को एक कलेक्टिव फार्म बना करके हम साथ में कोई चीज़ ग्रो कर रहे हैं, बाद में प्रॉफिट डिवाइड कर ले रहे हैं, दैट इज़ कलेक्टिवाइजेशन। कई सारे ऐसे गांव हैं महाराष्ट्र वगैरह में जो कलेक्टिवली पूरा का पूरा एक ही क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग क्या होता है? सपोज करो ये आपकी रश्मि मैम का घर है, ठीक है, और ये गांव के उस कोने में मुरली का घर है,
अब मेरे पास एक ज़मीन यहाँ है और एक ज़मीन यहाँ है, ठीक है, और मुरली के पास एक ज़मीन यहाँ है और एक छोटी सी ज़मीन इसके पास यहाँ पे है। तो क्या हो रहा है, हम दोनों ही यहाँ वहाँ जाके खेती तो कर नहीं पा रहे हैं, प्लस हमारी एक एक ज़मीन बहुत छोटी है। तो हमने क्या किया, कंसोलिडेट कर दिया, यानी कि ये वाली ज़मीन भी मुरली को दे दी गई मेरी, और ये ज़मीन मुरली की मुझे मिल गई। तो ये कंसोलिडेट किया गया है मेरी ज़मीन को, वहाँ से उठा करके यहाँ पर मुझे ज़मीन दे दी गई है। तो ये कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग भी की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लैंड रिफॉर्म्स जो है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में लगाए गए थे मैंने, लेकिन बताया आपको हर जगह पे बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हुए नहीं ये लैंड रिफॉर्म्स। ओके, सो इंडियाज गवर्नमेंट वर्क टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग, आज स्मार्ट बोर्ड को कुछ हो गया है ना एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स फिर किया हमने। सबसे पहले 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो 1950s बोलो या फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पर हमने लैंड रिफॉर्म्स किया, दैट वाज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली हमने 60 से 70 के बीच में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स किए, जिसमें आप ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हो। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन जी ने स्टार्ट किया था, और इसमें हम HYV सीड्स दे रहे थे फार्मर को, इरिगेशन फैसिलिटी दे रहे थे, और इससे कुछ स्टेट्स में, राजस्थान है, हरियाणा है, ठीक है, पंजाब है, वेस्टर्न यूपी है, इन कुछ स्टेट्स में फ़ायदा हुआ। राजस्थान में भी ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में फ़ायदा हुआ। उसके अलावा बच्चों हमने वाइट रेवोल्यूशन भी किया है, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड बोला जाता है, ये वर्गीस कुरियन है। आपने सुना होगा अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, तो वहाँ पर बेसिकली कैटल जो है उसकी रेयरिंग वगैरह के लिए काफ़ी काम किया गया, पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क वगैरह किया गया, ठीक है, बट उससे भी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म मतलब फ़ायदा नहीं हुआ। देन 1980-90s में हम लोगों ने एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसके अंदर टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स दोनों किए गए, ठीक है। तो क्रॉप इंश्योरेंस दिया गया फ्लड साइक्लोन डिजीज़ के अगेंस्ट, ग्रामीण बैंक लगाए गए, ये सब क्या है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है, ठीक है। लोन फैसिलिटी देनी शुरू कर दी गई, किसान को किसान क्रेडिट कार्ड मिलने लग गया, ठीक है, किसान को इंश्योरेंस वगैरह मिलने लग गया, ठीक है, मेडिक्लेम मिलने लग गया, पायस बोलते हैं, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम मिलने लग गया, पायस पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए। ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ वेदर बुलेटिन्स चलाए गए, ठीक है, किसान के लिए न्यूज़ चैनल्स वगैरह स्टार्ट किए गए, देखो रेडियो एंड टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर दी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेकर आया गया, रेम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस जो हैं वो लेकर आए गए। तो अगर हम शॉर्ट में आपको यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ बेटा, तो लैंड रिफॉर्म सबसे पहले किया हमने, एंड फिर उसके बाद हमने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स किया, ये आप पकड़ लो 1947 से 1960s तक, ये 1960 से 1970 तक। फिर हमने कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लगाया, सॉरी ये 1980 होगा, 1990s तक, ठीक है, जिसमें दोनों ही आ गए हमारे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल अगर हम बात करें तो ब्रॉडकास्ट चैनल, रेडियो वगैरह पे चीज़ें आ गई, इरिगेशन फैसिलिटी मिल गई, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया। और अगर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हुई, क्रॉप इंश्योरेंस, ग्रामीण बैंक, ठीक है, KIS, PIS, KCC, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसान को मिलने लग गई। सो दैट कम्स टू द एंड ऑफ द टॉपिक। लेट अस हैव अ लुक एट द ब्लडलेस रेवोल्यूशन, भूदान ग्रामदान हाथ, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो इसके अंदर ना हम बात करेंगे हमारे देश के अंदर कैसे ज़मीन जो है वो दान में देनी शुरू कर दी लोगों ने, ठीक है। विनोबा भावे जी जो हैं वो गांधी जी के स्पिरिचुअल हेयर थे, मतलब गांधी जी के ऑलरेडी 4 बच्चे थे, और विनोबा भावे जी को भी उन्होंने अपने बोलते हैं ना वसीयत का कुछ एक हिस्सा ट्रांसफ़र किया था, मतलब गांधी जी ने कुछ ज़मीन जो है विनोबा भावे जी के नाम पे करी थी। फिर विनोबा भावे जी ने पद यात्रा किया,
और गांधी जी के इस मैसेज को बहुत सारी जगह पे पहुंचाया। तो यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है बेटा कि जब हमारे विनोबा भावे जी पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश के अंदर घूम घूम कर लोगों को गांधी जी का मैसेज दे रहे थे, ठीक है, तभी वहाँ के कुछ किसानों ने इकट्ठे होकर के और विनोबा भावे जी को रिक्वेस्ट किया कि हमारे पास तो ज़मीन नहीं है, हम बहुत ही छोटे किसान हैं, तो अगर आप हमें गवर्नमेंट से ज़मीन दिलवा दोगे ना तो फिर आपकी बहुत ज़्यादा भला हो जाएगा। तो सारे के सारे किसानों की ये बात सुन करके विनोबा भावे जी ने बोला, देखो मैं ऐसे एक एक किसान को तो ज़मीन नहीं दिला सकता, लेकिन एक कलेक्टिव आपको फार्म मिल जाएगा, मतलब एक बहुत बड़ा एरिया मिल जाएगा जहां पर आप लोग कलेक्टिवली खेती करोगे और बाद में प्रॉफिट डिवाइड कर लेना। अब ये जब बात कर ही रहे थे ना, तभी एक इंसान, ठीक है, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है रामचंद्र रेड्डी, श्री रामचंद्र रेड्डी, ठीक है, इन्होंने बोला कि मेरे पास जो ज़मीन है 80 लैंडलेस विलेजेस को मैं देना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसी से इंस्पायर हो करके बाद में इसको बोलते हैं भूदान, रामचंद्र रेड्डी जी ने जो किया उसको बोलते हैं भूदान। इसी से इंस्पायर हो करके बाद में ज़मींदारों ने पूरे के पूरे गाँव को ऐसे दान में देना शुरू कर दिया, उसको ग्राम दान कहा गया। लेकिन इसको बाद में क्रिटिसाइज भी किया गया क्योंकि लोग बोलते थे कि ये दान में जो ज़मीन दे रहे थे वो फर्टाइल नहीं था, या फिर लैंड सीलिंग एक्ट की वजह से ये लोग दान में दे रहे थे। बट जो भी है, एक मूवमेंट चला जिसमें लोगों को काफ़ी फ़ायदा देखने को मिला। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी स्पेशल क्लासेस फ्री में ज्वाइन करनी है तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जहाँ पर फ्री में क्लासेस होती हैं। प्रोफाइल पे जाओ मेरे और आपको फ्री में मेरी क्लासेस अटेंड करने को मिल जाएंगी। और जस्ट इन केस अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन चाहते हो तो RSYT कोड लगा करके आप यूज़ कर सकते हो। बट मैं तो बोलूँगी पहले फ्री क्लासेस ही लो, वहाँ पर भी अगर कहीं पे कोड मांग रहा है तो आप RSYT कोड डालोगे, फ्री में क्लासेस अटेंड कर सकते हो, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, प्लीज़ लीव इन द कमेंट बॉक्स बिकॉज आई रीड ऑल द कमेंट्स, ओके। मैं आपके कमेंट बॉक्स के हर कमेंट को पढ़ती हूँ, वही एक ज़रिया है मेरे पास तुम लोगों से कनेक्ट करने का। तो प्लीज़ कमेंट करना और होमवर्क में मेरे को बताना राइस, wheat, sugarcane एंड रबर, इनको कितना टेम्परेचर चाहिए और कितना रेनफॉल चाहिए। राइस, व्हीट, शुगरकेन एंड रबर, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। नोट्स चाहिए देन प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, इट इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड बनना है ज्ञानी, फॉलो रश्मि सिंह अजवानी, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू सो मच।